Hello everyone, today we are going to learn about the aspects of pharmacotherapy. So starting with the drug dose. कि drug dose क्या होती है? Wait a minute. Yes. Drug dose. Dose is the appropriate amount of drug. Appropriate amount of drug needed to produce a certain degree of response in a given patient. Means कि वो drug की amount जिससे response हमें मिल जाए. Like for example, हमें कोई भी प्रॉब्लम हुई है या मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी बॉडी में 10 mg की और मैंने उसका 100 mg ले लिया है, तो रिक्वायरमेंट कितने की थी? 10 mg की. दैट इज डोज. या वी कैन से कि मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे पता है मेरा फीवर जो है वो 650 mg पे जाके डाउन होगा और मैं 500 mg ले रही हूँ, मीन्स उस पर मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. तो अप्रोप्रिएट अमाउंट मतलब कि जब हमारी ड्रग का रिस्पॉन्स आएगा, दैट इज अप्रोप्रिएट अमाउंट. कि मुझे 650 mg की मेडिसिन चाहिए और मैं अगर 500 mg की मेडिसिन ले रही हूँ, उस पर मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, देन 650 mg इज द अप्रोप्रिएट अमाउंट. वाइल अगर हम 500 mg की बात करें तो उस पर मेरा रिस्पॉन्स नहीं आया है, दैट इज कि वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है. तो डोज मतलब कि कितनी डोज में कितने mg में हमारा वो रिस्पॉन्स आ जाए, दैट इज ड्रग डोज. अब क्या क्या फैक्टर्स है जो ड्रग का रिस्पॉन्स होता है उसको अफेक्ट करते हैं या ड्रग जैसे एक्ट कर रही है उसको अफेक्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग विद द ड्रग फैक्टर्स कि ड्रग से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स है. फर्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमने डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देखे थे, लाइक ऑरल रूट थे, पेरेंट्रल रूट थे. तो रूट पे डिपेंड करता है कि उस रूट से जो हमारी ड्रग है वो कितनी स्पीड और कितनी इंटेंसिटी के साथ अपना रिस्पॉन्स देगी. जैसे कि हमने बात करी थी कि अगर इमरजेंसी कंडीशन है तो हम क्या प्रेफर करते हैं? इंजेक्शंस प्रेफर करते हैं. क्यों? क्योंकि उनका एक्शन जो है बहुत फास्ट होता है, जबकि अगर ऑरल रूट से दे रहे हैं हम ड्रग तो उसका एक्शन स्लो होता है. तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी हमारे फैक्टर्स अफेक्ट करता है. नाउ सेकंड इज प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग. अदर ड्रग प्रेजेंस मतलब कि हमने जैसे पढ़ा कंबाइंड इफेक्ट देखे. कंबाइंड इफेक्ट में क्या था कि दूसरी ड्रग की प्रेजेंट में ड्रग इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग. थर्ड इज क्यूमुलेशन. क्यूमुलेशन क्या होता है कि अगर किसी ड्रग का एलिमिनेशन बहुत ही स्लो है, वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पा रही है और हम उस ड्रग को बार बार एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि जो वो ड्रग होगी वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगी और जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड क्यूमुलेशन. कि जब बॉडी से वो ड्रग एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही है बट हम उसको कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा बॉडी में, विच लीड्स टू टॉक्सिसिटी. एग्जाम्पल इज डिजॉक्सिन, एमेटीन एंड क्लोरोक्वीन. नाउ ये तो थे हमारे ड्रग फैक्टर्स कि ड्रग के क्या क्या फैक्टर्स है जो ड्रग रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर सकते हैं, कि उसके एलिमिनेशन की वजह से एक्यूमुलेशन होना या दूसरी ड्रग की वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है या कौन से रूट से जा रही है. अब हम बात करते हैं पेशेंट फैक्टर्स की. तो पेशेंट फैक्टर्स में सबसे पहले आता है हमारा सबसे मेजर जो है, दैट इज एज. कि जो पेशेंट है वो किस एज का है. देखा होगा कि जो बच्चों को दवाइयां दी जाती है या जो बच्चों को डोज है वो कम डोज दी जा रही है, बड़ों को वो दवाइयां नहीं दी जा रही है. या ऐसा तो नहीं होता होगा कि बड़ों को जो आप लाइक पीसीएम दे रहे हो तो छोटे बच्चों को वो दे देते होगे. दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बच्चा है वो अभी छोटा है, तो उनके एज डिफरेंस से भी हम दवाइयां देखते हैं. इन नियोनेट्स metabolizing function of liver and excretory function of kidney is not fully developed. कि जो बच्चे होते हैं उनमें लीवर और एक्सक्रीटरी फंक्शन किडनी वो डेवलप नहीं होते. एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकोल. अगर हम बच्चों को क्लोरमफेनिकोल दे दे तो उनको ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है, विच व्हेन गिवन टू नियोनेट्स एज द मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स आर नॉट फुली डेवलप्ड, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता एंड विच लीड्स टू ग्रे बेबी सिंड्रोम. तो क्लोरमफेनिकोल क्या कॉज करती है बच्चों में? ग्रे बेबी सिंड्रोम. इन एडल्ट्स पेनिसिलिन जी इज गिवन 6 आवर्ली बट इन इन्फेंट इट इज गिवन 12 आवर्ली. मतलब कि अगर पेनिसिलिन जी की बात करें तो अगर एडल्ट है तो उसमें हम आफ्टर 6 आवर हम दोबारा पेनिसिलिन दे सकते हैं, बट बच्चों में उसे हम आफ्टर 12 आवर्स देते हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है, मीन्स
किडनी जो है दैट इज नॉट फुली डेवलप्ड। तो हमने दो चीजें बात करी कि उनका लीवर और उनकी किडनी डेवलप्ड नहीं होते, और लीवर हमारा मेटाबॉलिज्म के लिए होता है और किडनी हमारी एक्सक्रीशन के लिए होती है। तो जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, लाइक क्लोरमफेनिकोल का नहीं हो रहा, तो वो ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज कर रहा था। और अगर दूसरा एग्जांपल एक्सक्रीशन की बात करी पेनिसिलिन जी, तो उसमें क्या था कि लाइक 6 आवर्स में हमने एडल्ट्स में दे दी और आफ्टर 12 आवर्स हम बच्चों में दे सकते हैं। तो हमारा एक चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूले, फर्स्ट वन इज यंग फॉर्मूला। यंग फॉर्मूला मीन्स कि चाइल्ड डोज कितनी होगी, कि बच्चे की क्या एज है, यहाँ हम एज डालेंगे और उसमें एडल्ट डोज कितनी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हम कोई भी, अगर हमने मानी कि अगर एडल्ट में हम 100 mg ले रहे हैं, कोई भी 100 mg, और बच्चे की एज जैसे हमने मान ली कि बच्चा जो है वो 4 इयर्स का है, ठीक है, तो 4 इयर्स के हिसाब से हम उसकी एज और देन हम चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। सेम हमारा दूसरा फॉर्मूला डिलिंग फॉर्मूला, जिसमें हमारी चाइल्ड डोज क्या होती है, एज डिवाइड बाय 20 इंटू एडल्ट डोज, की एडल्ट डोज कितनी है। तो उन जितनी भी जो भी उनकी अमाउंट होती है उसको हम इसमें रख के हम अपने फॉर्मूला से चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दोनों फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द जीपैट पर्पस। मे बी पेपर में ये चीजें जरूरी ना हो, बट जीपैट में ये फॉर्मूलाज आ सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉडी वेट एंड बॉडी सरफेस। बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। एन एवरेज डोज ऑफ अ ड्रग इज यूजुअली कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बॉडी वेट, कि कितनी डोज पेशेंट को दी जाए वो बॉडी वेट पे भी डिपेंड करती है। तो डोज हमारी क्या होगी, जितना उसका बॉडी वेट है डिवाइड बाय 70 इंटू एवरेज एडल्ट डोज कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेक्स। ड्रग्स लाइक बीटा ब्लॉकर्स, डायूरेटिक्स, क्लोनिडीन कैन कॉज डिक्रीज्ड लिबिडो इन मेल्स। कि हर ड्रग का, अगर नॉर्मल भाषा में इसको समझे, कि जितनी भी ड्रग्स होती है उन ड्रग्स का डिफरेंट इफेक्ट होता है मेल और फीमेल के ऊपर, कि मेल्स पे वो अपना डिफरेंट एक्शन देती है और फीमेल्स पे वो अपना डिफरेंट एक्शन देती है। कोई ऐसी मेडिसिन जो मेल्स में अपना इफेक्ट अपने इफेक्ट की वजह से कुछ और दिक्कत कोज कर रही है, फीमेल में कुछ और, जैसे इनमें कुछ बताया लाइक बीटा ब्लॉकर्स है, डायरेटिक्स है, क्लोनिडीन है, ये मेल्स में डिक्रीज्ड लिबिडो मींस डिक्रीज्ड सेक्सुअल डिजायर्स, तो सेक्सुअल डिजायर्स को डिक्रीज कर देती है मेल्स में। नेक्स्ट इज डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। डाइट की अगर बात करें, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, तो टेट्रासाइक्लिन्स के साथ हम मिल्क का एब्जॉर्प्शन नहीं करते या मिल्क को नहीं लेते, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है और उसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो मिल्क रिड्यूसेस एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, फैट मिल इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्रीसियोफिल्वीन्स। नेक्स्ट इज जेनेटिक फैक्टर। Fast and slow acetylators of isoniazid, prolonged succinylcholine apnea, primaquine induced hemolysis in G6PD deficiency individuals. Means जेनेटिक फैक्टर्स नाम से ही समझ आ रहा है कि जीन्स के ऊपर जो डिपेंड करता है, जो जेनेटिकली है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मींस मेंटली, जिसके हिसाब से पर्सनैलिटी ऑफ द डॉक्टर एज वेल एज द पेशेंट कैन अफेक्ट द रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। साइकोलॉजिकल फैक्टर में पेशेंट और डॉक्टर दोनों पे ही डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने कोई मेडिसिन ली और मैंने मान लिया कि ये मेरे पे इफेक्ट नहीं दिखा रही है, तो मुझे क्या लगेगा, वो मुझ पे इफेक्ट नहीं दिखा रही है, कि मुझे अभी भी पेन हो रहा है, दैट इज साइकोलॉजिकल, कि उसने अपना चाहे इफेक्ट दिखा दिया, बट मेरी साइकोलॉजी क्या है कि नहीं, उसने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया है और मुझे अभी भी पेन हो रहा है, दैट इज साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट इज पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट में अगर हम बात करें लाइक जीआई डिसऑर्डर्स, एक पैथोलॉजिकल स्टेट मीन्स कोई हमें डिसऑर्डर है, कोई डिजीज है, लाइक लीवर डिजीज या लीवर हिपैटिक डिजीज है, रीनल फेलियर वाली जो कंडीशंस है, तो उसमें क्या है कि हमारा जो ड्रग है वो ड्रग की डोज अफेक्ट करेगी। एग्जाम्पल GI disorders, echlorhydria reduce the absorption of weakly acidic drug in stomach by causing their ionization। जो echlorhydria है वो weakly acidic drugs का absorption reduce कर देता है stomach में। liver disease, in chronic liver disease metabolism of drug is greatly reduced। कि जब liver पे ही कोई दिक्कत है तो metabolism कैसे होगा, तो metabolism reduce हो जाता है। renal failure, clearance of drugs that are excreted through kidney is impaired। कि रीनल फेलियर अगर दिक्कत आ रही है तो हमारा एक्सक्रीशन किससे हो रहा था, किडनी से। जब किडनी में ही दिक्कत है तो वो एक्सक्रीशन में भी प्रॉब्लम आएगी।
अब दो टर्म है, इन्हीं में अगर हम बात करें, दैट इज फर्स्ट वन इज प्लेसेबो इफेक्ट. प्लेसेबो इफेक्ट क्या होता है? इट इज अ डमी मेडिसिन और वी कैन से इट इज अ डमी मेडिकेशन हैविंग नो फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी. मीन्स कि ये साइकोलॉजिकली काम करती है, फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती है. द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेबो इज कॉल्ड प्लेसेबो इफेक्ट. जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको ये होता है कि हमेशा ये रहता है कि हमें कोई बीमारी है, नहीं हम बीमार है, बट वो बीमार होते नहीं है. तो डॉक्टर क्या करता है, उनको एक ऐसी मेडिसिन दे देता है जो सिर्फ, जिसमें कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं है, मींस उसमें कोई एपीआई दैट इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रेजेंट नहीं है, उसमें सिर्फ हमारे एक्सीपिएंट्स प्रेजेंट है. तो उससे क्या होगा, कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा, बट साइकोलॉजिकली वो क्या मान लेगा कि हाँ मैं दवाई ले रहा हूँ, मैं ठीक होते जा रहा हूँ. तो प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है कि एक डमी मेडिकेशन होती है जो साइकोलॉजिकली काम करती है, ना कि फार्माकोलॉजिकली काम करती है. जैसे कि sugar tablets and distilled water injection are used as placebo. sugar tablets means normal जो हम शुगर कंज्यूम करते हैं, distilled water नॉर्मल वाटर के इंजेक्शन जो होते हैं. जैसे किसी को लगता है ना कि नहीं नहीं हमें इंजेक्शन लगा दो, हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, बट उसको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको कोई बीमारी नहीं, तो उसको क्या करते हैं, डिस्टिल्ड वाटर इंजेक्शन दे दिए जाता है ताकि उसको मेंटली ये लगे कि उसको इंजेक्शन लग चुका है और वो अब ठीक हो जाएगा. मीन्स प्लेसिबो इफेक्ट में क्या है, साइकोलॉजिकली चीजें चल रही है सारी. अब प्लेसिबोज जो हैं वो दो कंडीशन में यूज करते हैं. फर्स्ट वन इज एज डमी मेडिकेशन. डमी मेडिकेशन की तरह किस तरीके से, एज अ कंट्रोल डिवाइस इन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ड्रग्स. कि मीन्स हमने कोई भी, जब हम क्लिनिकल ट्रायल्स चल रही होती है तो एज अ डमी मेडिकेशन दे देते हैं. उसका मीन्स जैसे हम कोई भी क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, लाइक डायबिटीज की कर रहे हैं, हमें डायबिटीज की ड्रग का एक्शन देखना है, तो हम दूसरे को एक प्लेसिबो मेडिसिन दे देंगे बोल के कि डायबिटीज की मेडिसिन है. तो उस मीन्स उस साइकोलॉजिकली भी उस चीज का इफेक्ट देखा जा रहा है. To treat a patient who in the opinion of the physician does not require an active drug. Means कि इसमें क्या होता है कि जिसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एक्टिव ड्रग की जरूरत नहीं है, जो सिर्फ मान लेता है कि हाँ मैं बीमार हूँ, उसको मेडिसिन चाहिए होती है, तो उसको भी उसको ठीक करने के लिए वो मेडिसिन हम दे देते हैं, दैट इज प्लेसेबो इफेक्ट. अब दूसरा इफेक्ट आता है नोसेबो इफेक्ट. नोसेबो मीन्स इट इज द कन्वर्स ऑफ प्लेसेबो. ये प्लेसेबो का उल्टा है. इसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू नेगेटिव साइकोडायनेमिक इफेक्ट evoked by the pessimistic attitude of the patient or by loss of faith in the medication or the physician. Means कि अगर नॉर्मली समझे, मैंने मान लिया है कि अच्छा वो डॉक्टर है, उसकी दवाई मुझे नहीं लगेगी, तो उसकी दवाई से मुझे आराम नहीं पड़ेगा, चाहे वो कितनी अच्छी दवाई दे ले. मैंने मेंटली मान लिया, मैंने एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस शुरू कर दिया कि उसकी मेडिसिन से मुझे आराम नहीं होगा. सेम मेडिसिन मैं किसी और डॉक्टर के पास ले आऊंगी तो मेरा साइकोलॉजिकली क्या हो चुका है कि हाँ दूसरे के पास जाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी. या मेडिकेशन में अब भरोसा ही नहीं रहा है कि नहीं अब दवाइयों से आराम नहीं होगा. तो मीन्स मेंटली भी चीजें चल रही है, ब्रेन के अकॉर्डिंग भी चीजें चल रही है कि मैंने मान लिया कि अब मेडिसिन से मुझे आराम नहीं होगा. In other words, a harmless thing that causes harm because you believe it is harmful. Means कि अगर नोसेबो इफेक्ट को समझे कि कोई ऐसी हार्मलेस चीज जो हमने मान ली है कि वो हमें हार्म पहुंचाएगी, और वो ऐसा लग रहा है कि वो हार्म पहुंचा रही है, कि एक ऐसी हार्मलेस थिंग जो हमें हार्म पहुंचा रही है क्योंकि हमने मान लिया है कि वो हमें हार्म पहुंचाएगी, दैट इज नोसेबो इफेक्ट. It refers to negative psychodynamic effect. Nocebo effect can oppose the therapeutic effect of active medication. Nocebo में क्या है कि therapeutic effect को वो negate, oppose कर देती है. Like कि मेरे को headache है, मैंने मेडिसिन ली, बट उसने अपना इफेक्ट दिखा दिया, लेकिन मैंने मान लिया कि वो मुझे मेडिसिन अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगी, तो मीन्स मुझे अभी भी लगेगा कि अभी भी हेडेक हो रहा है, दैट इज नोसेबो इफेक्ट. नाउ सेकेंड इज टॉलरेंस. टॉलरेंस क्या होता है, इट मीन्स नीड फॉर लार्जर डोज ऑफ अ ड्रग टू प्रोड्यूस अ गिवन रिस्पॉन्स. कि एक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा डोज की जरूरत है, कि टॉलरेंस आ जाती है एक पर्टिकुलर. लाइक मैं कोई भी मेडिसिन पर्टिकुलरली ले रही हूँ, तो 500 mg की कोई मैंने मेडिसिन ली और उस 500 mg पे अब मुझे फील हो रहा है, लाइक हम पीसीएम भी लेते हैं, तो हम अब क्या कहते हैं कि पीसीएम
लोगों ने इतनी कंज्यूम करनी शुरू कर दी है कि वी सेड कि 500 mg पे इफेक्ट नहीं आता, 650 mg कंज्यूम करो। मीन्स कि हमें लार्जर डोज की जरूरत पड़ रही है एक रिस्पॉन्स को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। कि जब एक ड्रग जो है अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर रही है और उस इफेक्ट को लाने के लिए हमें लार्जर डोज की जरूरत पड़ रही है, दैट इज टॉलरेंस। इट इज ऑफन कॉल्ड एज रिफ्रैक्टोरीनेस। टॉलरेंस का ही दूसरा नाम है रिफ्रैक्टोरीनेस। अब जो टॉलरेंस है दैट इज ऑफ टू टाइप, नेचुरल टॉलरेंस एंड एक्वायर्ड टॉलरेंस। नेचुरल टॉलरेंस जेनेटिकली डिटरमाइंड रिड्यूस्ड लैक ऑफ रिस्पॉन्स टू अ ड्रग। इसमें दो चीजें है, स्पीसीज टॉलरेंस और रेशियल टॉलरेंस। मींस लाइक कि कुछ कुछ हमने मान लिया कि कुछ स्पीसीज जो होती है वो कुछ कुछ ड्रग्स के साथ टॉलरेंट होते हैं। लाइक रेबिट्स कैन टॉलरेट लार्ज डोज ऑफ एट्रोपिन, कि एट्रोपिन की जो डोज है वो रेबिट्स को ज्यादा चाहिए। रेशियल टॉलरेंस मींस वाइट ब्लैक का डिफरेंस करके कि ब्लैक आर टॉलरेंट टू माइड्रेटेक्स, कि ये नेचुरल है, जेनेटिकली मान लिया है कि जो ब्लैक पर्सन है उनको इस ड्रग की ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट है, या रेबिट्स जो होते हैं उनको इस डोज की ज़्यादा, इसमें ज़्यादा डोज चाहिए इस ड्रग की, तो दैट इज नेचुरल। एक्वायर्ड टॉलरेंस कि जब हम एक ही ड्रग को बार बार खा रहे हैं तो वो एक टाइम पे रेजिस्ट हो जाती है, अपना इफेक्ट दिखाना बंद कर देती है और हमें उसकी डोज बढ़ानी पड़ती है, दैट इज एक्वायर्ड टॉलरेंस। इट डेवलप्स ऑन रिपीटेड एक्सपोजर टू अ ड्रग. Sometimes tolerance develop only to certain effect. Example, on repeated use of morphine, tolerance develops to its euphoriant effect but not to its myotic effect. कि सेम चीज जब हम बार बार उसको खा रहे, बार बार रिपीटेड एक्सपोजर हो रहा है तो उसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट इज टेकीफाइलेक्सिस। टेकीफाइलेक्सिस क्या होता है? इट रेफर्स टू रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। मीन्स जब सेम चीज जो हमने बात करी इसमें एक्वायर टॉलरेंस या वी कैन से टेकीफाइलेक्सिस, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस कि जब हम बार बार किसी ड्रग का यूज कर रहे हैं थोड़े टाइम में ही, फॉर एग्जांपल मैं एक दिन में एक मेडिसिन को 4 बार ले रही हूँ तो वो एकदम से क्या होगा कि अपना रिस्पॉन्स डिक्रीज कर देगी, वो अपना रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगी, मेरी बॉडी में रेजिस्ट हो जाएगी। तो उससे उसे हम क्या कह रहे हैं? टेकीफाइलेक्सिस, दैट इज अ रैपिड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस। रिपीटेड यूज ऑफ सर्टेन ड्रग्स एट शॉर्ट इंटरवल में रिजल्ट इन रैपिड डिक्रीज इन फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मीन्स जो उसका फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आना चाहिए था वो अपना वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगी। नेक्स्ट टर्म इज ड्रग डिपेंडेंस। डिपेंडेंस से ही समझ आ रहा है किसी पे डिपेंड होना, तो ड्रग डिपेंडेंस मतलब किसी ड्रग पे डिपेंड हो जाना। WHO डिफाइंड ड्रग डिपेंडेंस एज अ स्टेट, psychic and sometimes also physical, resulting from the interaction between a living organism and a drug, characterized by behavior and other response that always include a compulsion to take the drug on a continuous or periodic basis in order to experience its psychic effect and sometimes to avoid the discomfort of its absence. मतलब अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो ड्रग डिपेंडेंस क्या है कि मैं अगर कोई ड्रग ले रही तो मैं उस ड्रग पे डिपेंड हो चुकी हूँ, कि मुझे पता है, जैसे मोस्ट लोग क्या मान लेते, सिर दर्द हो रहा है तो सिर दर्द कैसे जाएगा? वो दवाई से ही जाएगा। उन्होंने वो चीज मान लिया कि उन्हें टाइम टू टाइम उस चीज की मेडिसिन चाहिए, दैट इज कि डिपेंड होना। या फिर ये साइकोलॉजिकली भी होता है कि हमने मान लिया कि हम मेडिसिन लेंगे तभी हमारा हेडेक जो है ठीक होगा, दैट इज कि ड्रग पे डिपेंड होना। लाइक एग्जांपल इज अल्कोहल, सेम विद द अल्कोहल, बार्बिचुरेट, एम्फेटामिन। अल्कोहल जो लेते हैं उनका क्या है, उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने 4-5 दिन अल्कोहल नहीं ली तो दे फील की अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, बहुत ही एंजाइटी एंशियस से रहते हैं कि उन्हें अल्कोहल कंजप्शन करना होता है। अब जो डिपेंडेंस है वो साइकोलॉजिकल भी हो सकती है और फिजिकल भी। साइकोलॉजिकल क्या है कि मेंटली हम ये चीज मान चुके कि हमें वो चीज चाहिए, देयर इज एन इंटेंस डिजायर to continue taking the drug as the patient feel that their well-being depends on the drug। कि अगर हमें कोई डिजीज हुई है, हम वो ड्रग ले रहे हैं तो उस पर्सन ने मान लिया है कि अगर वो उस ड्रग को छोड़ देगा तो वो फिर से बीमार हो जाएगा। मीन्स वो मेंटली उस ड्रग पे डिपेंड हो चुका है कि जब तक वो ड्रग लेगा वो ठीक रहेगा, जब उसने ड्रग छोड़ दी वो फिर बीमार हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट इज फिजिकल डिपेंडेंस। Physical dependence, repeated drug use produces physiological changes in the body.
which makes continuous presence of the drug in the body necessary to maintain normal function. फिजिकल डिपेंडेंस क्या होता है, जब आप जैसे अल्कोहल का ही हम ले कि अगर कोई बंदा रेगुलर बेसिस पे अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, उसको एक दिन वो अल्कोहल ना मिले तो उसको क्या हो जाएगा कि सिर दर्द हो रहा है, डिजीनेस हो रही है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, यानी कि बॉडी पे इफेक्ट आने लग गया है। या डिपेंडेंस के बेसिस पे अगर हम टी और कॉफी की बात करें तो नॉर्मली क्या होता है, आज टी कंज्यूम नहीं की दैट्स वाई हेडेक हो रहा है, मीन्स हम फिजिकली उस पर डिपेंड हो चुके हैं, हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने लगे हैं। Abrupt stoppage of the drug result in an imbalance where the body has to readjust to the absence of the drug, कि हम उस ड्रग को इतना ले चुके हैं कि अब हमारी बॉडी को टाइम लग रहा है जब हम उस ड्रग को नहीं ले रहे, विच रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो उसकी वजह से जब हमने वो दवाई छोड़ दी, उस दवाई की वजह से हमें कुछ साइन एंड सिम्टम्स आता है जिनको हम बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। तो विड्रॉल सिंड्रोम क्या होता है कि जब किसी ड्रग पे हम डिपेंड हो गए हैं और वो ड्रग हमने एकदम से रोक दी है, तो हमारी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं दैट इज कॉल्ड, कुछ साइन और सिम्टम्स दिखते हैं तो उन्हें हम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम। तो विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स आर जनरली अपोजिट टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, कि जो विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स है वो बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं जो ड्रग का इफेक्ट होता है। लाइक ड्रग अपना क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट दे रही है, तो अब जो साइन एंड सिम्टम, विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है कि जब किसी एक चीज को आप कंज्यूम कर रहे हो और उसको एकदम से आपने स्टॉप कर दिया, दैट इज विड्रॉल साइन एंड सिम्टम। तो जो विड्रॉल साइन एंड सिम्टम्स है वो बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं ड्रग के इफेक्ट से। आज ये हमने एस्पेक्ट्स ऑफ फार्माकोथेरेपी पढ़ा। नेक्स्ट क्लास क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।